नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी में एक चैप्टर छूट गया था जिसका नाम मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण है। इसमें हम समझेंगे कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे होता है और उनका उपचारात्मक शिक्षण कैसे किया जाता है। जब बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं या बच्चे पढ़ने में उनको पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है तो उनका कैसे मूल्यांकन किया जाता है और उनका कैसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनका पढ़ने के दौरान जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी को समझेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इसमें पहला पॉइंट है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं पहले। तो मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। यानी कि मूल्यांकन क्या है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें छात्रों का ज्ञान को उनके उन्होंने कितना सीखा है, इन प्रक्रियाओं को हम आकलन करते हैं, उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों को हमें जानना होता है कि बच्चे किस तरीके से सीखे हैं और उनकी जो चीज़ सिखाई जा रही है उनमें कितना परफॉर्मेंस है, क्या कितना चेंजिंग या बदलाव आया है, उसी को हम मूल्यांकन करते हैं। और जो मूल्यांकन है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों का आकलन हम या उनको देखकर मूल्यांकन रोज प्रतिदिन करते हैं ताकि बच्चों में सुधार लाया जा सके, तो उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, अब ये मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है इसको हम देख लेते हैं पहले। तो रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जो शिक्षण के दौरान चलता है, यानी सतत चलता है। यानी कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे होते हैं, जैसे क्लास में बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे से तुरंत उसको पूछ लेना या उसके बारे में जान लेना बच्चों से, उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि शिक्षण के दौरान ही बच्चों को हम पूछ लेते हैं और उसकी कमियों को जान लेते हैं, उसी को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि रचनात्मक में क्या होता है कि जब बच्चे को हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तो टॉपिक पढ़ाने के दौरान ही बच्चे को पूछ लेते हैं, उससे जान लेते हैं। ठीक है, दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को सत्र के अंत में इसका बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वार्षिक या छमाही परीक्षा होती है, तो छमाही परीक्षा या वार्षिक परीक्षा करा के बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने इतने महीने में या इतने सालों में क्या क्या उनमें बदलाव आया है, तो उसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि बच्चे को 6 महीने या 1 साल पर जब हम परीक्षा लेते हैं उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन मतलब कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान ही बच्चों का हम आकलन कर लेते हैं, उसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के प्रकार हैं जिसमें रचनात्मक और मूल्यांकन के बारे में हम लोगों ने समझा। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है आकलन, यानी कि असेसमेंट किसे कहते हैं। तो ये अब हम समझते हैं आकलन यानी कि असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है कि में यह देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यानी कि आकलन में क्या होता है, असेसमेंट में क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कोई चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं, उनमें कहाँ कमियाँ हो रही है, तो उसको हम उनको देखते हैं कि बच्चे चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे किस तरीके से वो सीख रहे हैं, कहाँ कमियाँ उनकी आ रही हैं, हम उसको आकलन कहते हैं। ठीक है, अब मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना प्रतिशत सीखा, यानी कि जो चीज़ हमने पढ़ाया है उसको उनके अंदर कितना बदलाव आया है, उसको हम मापन कहते हैं। यानी परसेंटेज में कितना उनका बदलाव, जैसे मान लीजिए कि हमने आज कोई टॉपिक समझाया तो उस टॉपिक में उन्होंने कितना परसेंट सीखा, इसको हम मापन कहते हैं, यानी मेजरमेंट कहते हैं। माने अंकों में जब हम मापते हैं तो उसको मेजरमेंट कहते हैं, उसको मापन कहते हैं। ठीक है, तो ये आकलन और मापन रहा। आकलन और मापन दोनों मूल्यांकन का ही हिस्सा है। यानी कि आकलन के द्वारा ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और मापन के द्वारा ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। आकलन में केवल बच्चों को हम देखते हैं कि कैसे सीख रहे हैं, और मापन में क्या होता है कि जब बच्चे हम देखें कितना सीखे हैं तो उनको हम परसेंटेज या उनका अंकीय मान निकालते हैं, तो उसको हम मापन कहते हैं। ठीक है, तो ये आकलन और मापन का अंतर रहा। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है। इसमें अगला टॉपिक है निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, सीटेट में ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल एवं कठिनाइयां अनुभव करते हैं, तो छात्र की असफलता एवं कठिनाइयों के पीछे कारण जानना निदान कहलाता है। यानी कि निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि जब हम कोई बच्चे को कोई कार्य देते हैं, विषय में कोई कार्य देते हैं और उसमें छात्र असफल या कठिनाइयां उसको अनुभव हो रहा है, तो जो छात्र की असफलता और कठिनाइयों के पीछे कारण है उसको जानने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसको हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कि जब हम बच्चे को कोई कार्य देते हैं और कार्य देते समय
बच्चा उस कार्य को कर रहा होता है, उसमें जो उसको कठिनाइयाँ आती है या उसकी जो असफलता आती है, उसको जब हम जानते हैं कि किन कारणों से इसको दूर किया जा सकता है, उसको हम निदान कहते हैं, ठीक है? यानी उनकी असफलताओं को, कठिनाइयों को पीछे का कारण क्या है, इसको हम जानते हैं तो उसको हम निदानात्मक कहते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है? यानी कि इसमें क्या है कि मेन समस्याओं का पता लगाना कि बच्चों में क्या समस्या हो रही है, उसी को हम निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है? इसके बाद अगला है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या है कि जब शिक्षक बच्चे की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम टीचर ने बच्चे को कोई कार्य दिया और कार्य में बच्चा कोई गलतियां कर रहा है और उस गलतियों को दोबारा सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहा है अध्यापक, उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि बच्चे ने एक बार गलती की, फिर अध्यापक ने उसको दोबारा सुधार किया और दोबारा सुधार करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि बच्चे एक बार गलती किया, फिर दोबारा उसको करवाया, तो ये दोबारा करवाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है? अब इसके उद्देश्य क्या है, तो इसमें पहला उद्देश्य है छात्रों के लेखन संबंधित त्रुटियों को सुधारना। यानी कि जब बच्चे कोई चीजें लिख रहा है, कोई शब्द लिख रहा है, तो बच्चा बार बार जब गलत करता है तो उसको बार बार लिखवाने से उसकी जो त्रुटियां होती है उसमें सुधार आता है, ठीक है? आत्मविश्वास जागृत करना, यानी कि बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करना कि वो जो चीजें बना रहा है वो चीजें अपने आप से और अच्छी तरीके से लिख सकता है, ठीक है? तीसरा है मानसिक तनाव और अवरोध को दूर करना, यानी कि उसके अंदर जो मानसिक तनाव है, कोई शब्दों को लेकर जो बना रहा है या कोई वाक्यों को लेकर जो बना रहा है, उसको दूर करना है, ठीक है? इसके माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, ठीक है? तो ये शिक्षक का उद्देश्य है उपचारात्मक शिक्षा में, ठीक है? इसके बाद अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला इसमें टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण। यानी कि उपलब्धि परीक्षण क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। यानी कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब यह है कि हम अनुमान लगाते हैं कि जो चीज हमने बच्चों को टास्क या जो कार्य दिया है, उस कार्य में बच्चे इससे क्या सीखे। जैसे मान लीजिए कि कोई हमने टॉपिक दिया बच्चों को पढ़ने के लिए या समझाया, तो उस टॉपिक से बच्चों ने क्या सीखा और उसमें क्या सुधार आया, ये उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, ठीक है? भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाए, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयोग ढंग से कर पाए आदि, इन चीजों में उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों में हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में जो भाषा कौशल सीख पाया है उसका आधार भाषा प्रयोग में किस हद तक बच्चे कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि भाषा शिक्षक सिखा रहे हैं तो बच्चे अपने बोलने की दौरान उस भाषा का प्रयोग किस ढंग से कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण से हम जानते हैं, ठीक है? तो ये उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य रहा, ठीक है? इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला है, यह गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों हो सकता है। यानी कि जो मूल्यांकन की विशेषता होती है, ये गुणात्मक रूप से भी हम इसको मूल्यांकन करते हैं और उनका मात्रात्मक रूप से भी मूल्यांकन करते हैं। दूसरा, यह सतत यानी कंटिन्यूअस और व्यापक कॉम्प्रहेंसिव होता है। यानी कि ये सतत और व्यापक होती है, मूल्यांकन की विशेषता होती है। ये मूल्यांकन जो सतत और व्यापक होते हैं, ठीक है? तो ये मूल्यांकन की विशेषता रहे। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला है दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा क्या होता है, इसमें जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशल में उसकी दक्षता और प्रौढ़ता का स्तर कितना है, ठीक है? यानी कि दक्षता परीक्षण में ये होता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय में कहाँ तक समझ पाया, यानी जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसमें कहाँ तक वो चीजों को सीख पाया और उसकी जो भाषा कौशल है, उसकी जो क्षमता और प्रवणता है, वो कितने स्तर तक बेहतर हुई है, उसको हम दीक्षांत परीक्षा कहते हैं, ठीक है? इसके बाद अगला है अभिरुचि परीक्षा यानी एम्पलीट्यूड टेस्ट। एम्पलीट्यूड टेस्ट क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। इसे मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इससे हम पता लगाते हैं कि जो चीज हम भाषा सिखा रहे हैं वो बच्चे को उसमें रुचि है अथवा नहीं है, ठीक है? दूसरा है, यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। यानी कि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें भाषा सिखा रहे हैं, उसमें सफल हो पाएगा कि नहीं, इसके द्वारा हम पता लगाते हैं, ठीक है, बच्चों का। इसके बाद तीसरा है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय को पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय जो दिया गया है उसका पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसमें कहा गया है एम्पलीट्यूड टेस्ट में, ठीक है?
इसके बाद अगला टॉपिक है मूल्यांकन की प्रविधि यानी टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन सी है इसको देख लें। तो उद्देश्य में विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करना चाहिए। मूल्यांकन की किसी एक प्रविधि को हम सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि मूल्यांकन के लिए हम अलग अलग टेक्निक का यूज करना चाहिए। एक ही टेक्निक से हर बच्चे का या हर चीज का मूल्यांकन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसका कहना यह है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा मूल्यांकन अलग अलग है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला है लिखित परीक्षा यानी राइटिंग एग्जाम। राइटिंग एग्जाम से क्या होता है इसको हम देख लेते हैं और किस तरह से मूल्यांकन होता है। तीन परीक्षाओं में निबंधनात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य है। निम्नात्मक परीक्षा से छात्रों की विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा के द्वारा क्या होता है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता को हम जानते हैं और इसमें निम्नात्मक प्रश्न होते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, वैकल्पिक होते हैं और एक निबंध के तौर पर भी प्रश्न लिखे जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता क्या है इन्हें लिखने के दौरान, ठीक है। और इसमें निबंध परीक्षा होते हैं और विस्तार पूर्वक उत्तर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ओरल एग्जामिनेशन माने मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा के द्वारा क्या होता है कि इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के उन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है जिनमें हम लिखित परीक्षाओं के द्वारा नहीं नाप सकते हैं। यानी कि जो चीज हम लिखित परीक्षा के दौरान बच्चों को नहीं जान सकते हैं वो हम मौखिक प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पूछते हैं और उनके व्यवहारों को जानते हैं। तो ये मौखिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन जो प्रविधियां है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन है वो हर प्रकार से अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला है इंटरव्यू यानी साक्षरता। साक्षरता यानी इंटरव्यू साक्षरता की विधियों में परीक्षणकर्ता व्यक्तियों से बातचीत करके सूचनाएं एकत्रित करता है तथा साक्षरता द्वारा विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, आत्मविश्वास, उपयुक्त दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त तिथि से मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि इंटरव्यू के द्वारा क्या होता है कि जो भी उनसे बातचीत किया जाता है और बातचीत करके उनकी बौद्धिक क्षमता को, आत्मविश्वास को और उपयुक्त में जो भी दृष्टिकोण होती है उनकी मूल्यांकन किया जाता है। यानी साक्षरता के द्वारा बच्चों की जो भी बच्चे की हम साक्षरता लेते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता का, आत्मविश्वास कितना उनके अंदर है, इन चीजों का हम पता लगाते हैं इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पेपर में पूछा जाता है तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अब हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि इसके द्वारा छात्रों के कौशलों का मूल्यांकन को संग्रहित किया जाता है और समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, यह रोजमर्रा के कार्य भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि छात्रों के कौशल का मूल्यांकन का संग्रह किया जाता है कि बच्चों की कितना परफॉर्मेंस हुआ है, उनका कहाँ कहाँ कमियां हुई है, इस पोर्टफोलियो में किया जाता है। और ये जो है निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किया गया संग्रह होता है और रोज के कामों का इसमें विश्लेषण होता है कि बच्चे ने आज कितना सीखा, बच्चों ने क्या क्या सीखा, ये पोर्टफोलियो में होता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में एक क्रमिक विस्तार करके बच्चों के बारे में मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा, ठीक है। जैसे बच्चों की भाषा विकास क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना, यानी कि बच्चे ने आज मतलब कितना शब्द सीखा और उसके वाक्य में कितना परिवर्तन आया, इन चीजों को पोर्टफोलियो के द्वारा क्रमिक रूप से रखा जाता है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो होता है। इसके बाद अगला और लास्ट है, देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं संचित अभिलेख यानी कॉमुलेटिव रिकॉर्ड। कॉमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है कि छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए व्यवहारों में परिवर्तन में उपलब्धियों को एक ही पत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। ये संचित अभिलेख पत्र कहलाता है। यानी कि जो छात्रों की जो विभिन्न विभिन्न पक्षों के व्यवहारों की जो उनकी उपलब्धियां होती है एक पत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है और इनको संचित अभिलेख कहा जाता है। यानी कि क्या होता है कि संचित अभिलेख यानी कॉमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है कि इसमें छात्रों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पक्ष यानी व्यवहारों का परिवर्तन और उपलब्धियों का जो बदलाव आता है उनको एक पत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। उसी को हम संचित अभिलेख कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना। दूसरे शब्दों में बच्चों का सर्वांगी अभिलेख यानी कि बच्चों में उनके मानसिक स्तर में, शारीरिक स्तर में, सामाजिक स्तर में और नैतिक स्तर में कितना बदलाव आता है एक हम पत्र में लिखकर रखते हैं, उसी को हम संचित अभिलेख यानी कॉमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है कि बच्चों की योग्यताओं एवं उपलब्धियों को इस तरह की जांच ना की कि वह किसी स्तर की है, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों की योग्यताओं का, उपलब्धियों का परीक्षण इस तरह से किया जाए कि उनकी किस किस स्तर में बदलाव हो रहा है, उसी को हम रेटिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम
बच्चों के योग्यताओं को, उपलब्धियों को मापते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण है ग्रेड देकर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में समझा कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे होता है और उपचारात्मक कैसे होता है, ठीक है। इससे संबंधित सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।